अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ताशफीन मेमन और जैक टीवी में आपको खुशामदीद करती हूँ। नाजरीन, आज आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे लेजेंड से जिनको आपने बहुत ज़्यादा टीवी स्क्रीन पर देखा होगा और आप उनको जानते हैं और वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और सीनियर अदाकार हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं, हिदायतकार हैं और राइटर भी हैं। आपने उनको सिंधी उर्दू चैनल्स पर उनके बहुत सारे ड्रामास देखे हैं, बहुत मशहूर ड्रामास हैं, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ, असलम भुट्टो साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला का मुझ पे बड़ा करम है और बहुत खुशी हुई है मुझे कि मैं आज जैक वालों के पास आया हूँ और आपका ये सेटअप देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मैं भी आपको जैक टीवी पे खुशामदीद करती हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई, कहाँ पे पैदा हुए आप? मैं सिंध के शहर लाड़काना में पैदा हुआ था और वहाँ मैंने तालीम ली। उसके बाद फिर मैं जामा शोरा यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर मैं कराची चला आया और कराची में मुझे जॉब मिली और वो जॉब एक लंबे अरसे तक करता रहा। उसके बाद फिर साथ साथ टेलीविज़न के ड्रामों में भी काम करता रहा और फिर यही ज़िंदगी बस चलती रही और आज तक चल रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी किस तरह आपको ख़्याल आया कि आपने टीवी ज्वाइन करना है? क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ, इत्तेफाकन आए हादसाती तौर पर या प्लानिंग के साथ आए? क्या सोच कर आए थे? नहीं, मैं इत्तफाकन तो नहीं गया था शोबिस में। मेरे एक जानने वाले हैं, रऊफ़ भट्टी साहब नाम है उनका। वो उस वक्त जंग में नुमाइंदे थे, तो उनकी दोस्ती थी उस वक्त जो जनरल मैनेजर पीटीवी के थे अब्दुल करीम बलो साहब। तो वो मुझे कहने लगे, यार चलो आज पीटीवी का चक्कर एक लगा लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई। तो वहाँ गए तो फिर मुझे कहने लगा कि तुम ड्रामों में काम करोगे। मैंने कहा यार पता नहीं मुझे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो उन्होंने बलो साहब से कहा। बलो साहब ने फिर मरहूम समेजो साहब उस वक्त बड़े प्रोड्यूसर थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाएं और वो आपको ड्रामों में चांस देंगे। हम उनके पास चले गए। ये दैट वाज दी 1986 आई थिंक। माशाल्लाह। तो फिर उन्होंने हमारा एक ऑडिशन लिया और फिर इसी तरह वहाँ पीटीवी से सफ़र शुरू हुआ एक्टिंग का। अच्छा, कितने साल हो गए? तो ये तो तकरीबन यूँ समझो कि 30-35 साल हुए हैं। उस वक्त मेरी उम्र थी 22 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तब से काम कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा इतने साल से माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं? देखें, टेलीविज़न पे जो काम हमने किया वो एक यूँ समझें कि कभी नहीं हम उसको बुला सकते, चूँकि एक्टिंग की दुनिया में जो हमने कदम रखा था उसमें हमारी जो रहनुमाई की थी वो पीटीवी के प्रोड्यूसर्स ने की थी। बिलखुसूस हमारे समेजो साहब, मरहूम मोहम्मद बुश समेजो नाम था उनका, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। फिर हारून साहब थे, समीम बलोच थे और हैदर इमाम रिजवी जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उर्दू ड्रामे उर्दू सीरियल्स किया करते थे। उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद अफजाई की और उन्होंने मुझसे एक सीरियल भी लिखवाया था अब किया होगा के नाम से। अच्छा। जो पीटीवी पे चला था। बहुत कम वो राइटर्स से लिखवाते थे, उनमें से एक मैं भी था। तो यूँ सफ़र चलता रहा। फिर टेलीविज़न के बाद फिर दूसरे चैनल्स आ गए, फिर दूसरे चैनल्स पे हमने काम करना शुरू किया। तो इसी तरह आज तक काम करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और यूट्यूब पे मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू की जो 10, 15, 12, 20 मिनट की होती हैं। तो वो अपना शौक़ भी पूरा करता रहा और एक्ट भी करता रहा और डायरेक्शन भी करता रहा। अच्छा सर, जब पीटीवी पे आप थे तो वो तब एक ही चैनल हुआ करता था, अब बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं, तो वो एक चैनल और उस पर आना, वो क्या फीलिंग्स थी? घर वाले देखते थे, आपके नेबर्स, आपकी ख़ुद की क्या फीलिंग थी कि पीटीवी पर आ रहे हैं? बहुत बड़ी बात थी पीटीवी में काम करना। जी हाँ, उस ज़माने में जब एक ही टेलीविज़न था तो वहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल होता था। बहुत कम लोग होते थे
जो पीटीवी के प्रेमिसेस में दाखिल होते थे, यानी पीटीवी की बिल्डिंग के अंदर आना बड़ा मसला था, एक्टिंग तो दूर की बात है। तो बहुत से लोग बेचारे आते, कुछ हासिल नहीं कर सके, वापस चले गए। कुछ लोग आए और छा गए। तो ये बड़ा मुश्किल होता था उस ज़माने में काम करना पीटीवी पे। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने सिंधी मीडिया में तो बहुत सारा काम किया है, उर्दू मीडिया में भी आपने बहुत काम किया है, तो कुछ ऐसे मशहूर जो ड्रामाज हैं जो आपने लिखे हैं, जिनमें आपने काम किया है, वो भी बताइए। मैंने उर्दू के तकरीबन कोई 5-6 सीरियल लिखे हैं, बहुत बड़े सीरियल्स हैं, जिसमें एक हैदर इमाम रज़ी साहब ने किया था, अब क्या होगा के नाम से। फिर मेरा एक अमर बेल के नाम से बहुत बड़ा सीरियल था जो तनवीर जमाल ने प्रोड्यूस किया था, वो बना के उन्होंने फिर पीटीवी को सेल किया था। फिर हसरतें के नाम से एक मेरा सीरियल था जो एजाज बरोड़ा साहब इसके प्रोड्यूसर थे और रशीद खासकेली साहब, उन्होंने ये रिकॉर्ड करवाया था पीटीवी के किसी प्रोड्यूसर से। फिर वो उन्होंने पीटीवी को ही सेल किया था। और उसके बाद फिर वो एनटीएम था उस ज़माने में जी, एक एनटीएम छोटा चैनल था, तो उनके लिए भी मैंने बहुत सारे ड्रामे लिखे थे। तो यूँ वो उस ज़माने में सफ़र, हमने बहुत सारा सफ़र किया लिखने की दुनिया में। एक्टिंग की दुनिया और डायरेक्शन की दुनिया अलग थी, लिखने की दुनिया अलग थी। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक ड्रामा ज़रा याद कर में काम किया था, उसके हवाले से मेरे आपसे पूछना था कि वो आपका किस तरह का सफ़र आपने वो किया, और बड़ा मैंने देखा तो हंसी आ रही थी कि चलो अब गाँव चलो आपने जो है अपनी, आपकी वाइफ होती उनको कहते, तो ये किस तरह का रहा, इस तरह काम करना और इस तरह के डायलॉग्स, ये आपको कैसा लगा? ये ज़रा याद कर में जो मैंने करेक्टर किया था वो उमर दीन के नाम से था। वो काफ़ी पॉपुलर सीरियल हुआ। उसका जो मेन सब्जेक्ट था वो दिखाया ये गया है कि एक लड़की जिसकी ऑलरेडी किसी के साथ मंगनी हो चुकी है, लेकिन वो ख्वाब बहुत बड़े लोगों के लिए देखती है। तो इसी तरह फिर वो उनकी मंगनी टूट जाती है और वो बहुत से बड़े बड़े लोगों के पीछे दौड़ती फिरती है, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता। आखिर में जब उसे तलाक हो जाती है तो फिर वो तलाक होने के बाद फिर दोबारा उसी आदमी से रुजू करती है जो उसका पहला जो मंगेतर था, जो उसे बहुत प्यार करता था। तो उसने फिर ये शर्त रखी कि मेरे से शादी करने के लिए तुम्हें हिलाला करना पड़ेगा। जी। तो हिलाले के लिए फिर उनको कोई दूसरा आदमी नहीं मिला था, वो मैं ही मिला। तो वो हिलाला तो हुआ, लेकिन फिर उस आदमी ने मुझे कहा कि तुमने इससे तलाक नहीं देनी है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो आप इससे शादी करके और इसको लेके उमरकोट चले जाएं। मैंने कहा ठीक है। तो यूँ वो सिलसिला हुआ था, बड़ा पॉपुलर हुआ था ज़माने में। बहुत मज़े का था, हमारा हंस हंस के बुरा हाल कि ये क्या हो गया, इसके साथ बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप चूँकि यूट्यूब पे भी हैं और आपने अपना चैनल भी खोला, आपको किस तरह ख्याल आया कि मुझे यूट्यूब का चैनल जो है खोलना चाहिए? ये इस तरह आया कि जब बहुत सारे चैनल्स आ गए और बहुत सारे चैनल्स अपने अपनी पसंद का काम करने लगे, यानी अपने अपने पसंद के एक्टर्स लेने लगे, अपनी अपनी पसंद की वो स्टोरीज़ लिखवाने लगे। तो फिर काम थोड़ा सा कम हो गया, यानी उनकी जो मखसूस नज़र थी वो मखसूस लोगों पे होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि बजाय उनके दफ्तरों में जाने के और बजाय उनका इंतज़ार करने के कि वो मुझे एक्टिंग के लिए बुलवाएं या डायरेक्शन के लिए या लिखने के लिए, क्यों ना हम एक अपना कोई काम करें। तो फिर जब यूट्यूब का तो दौर है ही है, तो फिर हमने यही सोचा कि यूट्यूब पे अपना चैनल लॉन्च करूं। तो फिर मैंने वो चैनल लॉन्च किया और उसमें मैंने 30-40 फिल्में मैंने रखी हुई हैं और तकरीबन महीने में 2 फिल्में मैं रखता हूँ। अच्छा, और आप टिकटॉक पर भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है देख रहे हैं हम लोग टिकटॉक पे, और बहुत ही जल्दी आपका नाम हुआ इस पे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। टिकटॉक पर किस तरह आया? टिकटॉक वो ऐप है जो लोगों को बहुत ज़्यादा हाइप देती है, क्योंकि वो बहुत से लोग देखते हैं यूट्यूब के मुकाबले में। क्योंकि यूट्यूब देखने के लिए लोगों को पैकेज करवाना पड़ता है। जी। तो बहुत से लोग बेचारे जो पैकेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते,
वो सिंपल नेट से टिकटॉक जो है उससे दिल बहलाते हैं। तो चूँकि मेरा कैरेक्टर मैंने एक किया था सोजरो के नाम से, पीटीवी का एक कैरेक्टर था एक सीरियल में, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था उस ज़माने में, वो आज तक पॉपुलर है। और उसके कुछ मखसूस डायलॉग्स होते थे, वो सिंधी में हम उस ड्रामे में कहते थे कि ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी आहे प्यारा ॾाढी ज़ालिमा। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी बहुत दुखी है और बहुत बड़ी ज़ालिम है। तो ये पॉपुलर हुआ नौजवान नस्ल में। तो वो डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ कि फिर मैंने सोचा क्यों ना वो उसी कैरेक्टर को मैं फॉलो करूं टिकटॉक पे और परफॉर्म करूं। तो मैंने जैसे ही वो फॉलो करना शुरू किया तो धड़ाधड़ लोगों के लाइक्स आने लगे। यानी अभी 5 दिसंबर को 2021 में मैंने लॉन्च किया। अच्छा। हाँ, तो आलम ये है कि अभी मेरे तकरीबन कोई 4.25 लाख लाइक्स आ गए हैं और 27,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ड्रामों में तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और अपना लोहा मनवाया, लेकिन आपको कभी फिल्मों में जाने का मौका मिला? नहीं, फिल्म्स में जाने का मुझे मौका नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे 2 बार तनवीर जमाल ने ऑफ़र ज़रूर दी, चूँकि वो फिल्में भी बनाते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था उनमें, तो मैंने फिर रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा यार मेरा फिल्म में जाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। और एक होता है ना कि किसी को शौक़ हो, क्रेज़ हो, वो क्रेज़ नहीं था, क्योंकि हमने इतना सारा काम किया है एक्टिंग की दुनिया में, तो अब वो क्रेज़ ख़त्म हो गया है। अब हमारे लिए कैमरा, लोग, ये वो कोई मायने नहीं रखते और हम अपना काम किए जाते हैं। अच्छा, आपको कभी किसी ने कहा है कि आप शाहरुख खान से मिलते हैं? शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर है, हम तो छोटे से एक्टर हैं। लेकिन जब मैंने फ़न की दुनिया में आया तो बहुत से लोग मुझे कहते रहे, कुछ लोग अमिताभ बच्चन कहते रहे, कुछ लोग शाहरुख खान कहते रहे। मैंने कहा भाई मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। तो अभी जब हमने टिकटॉक की दुनिया में कदम रखा तो जितने सारे मैसेजेस आने लगे वो यही कहते रहे कि आप शाहरुख खान से मुशाबत रखते हैं, उनकी तरह लगते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं किसी इतने बड़े एक्टर की मुशाबत रखूं और लोग मुझे उनके नाम से पहचाने, तो मेरे लिए बड़ा एक एजाज़ है। लेकिन हमारे लिए तो आप उनसे भी बड़े, आप लेजेंड हैं हमारे और बहुत ही काबिल इज़्ज़त है। अच्छा ये बताइए कि आपको कभी किसी ने आई लव यू बोला है? ये तो बताएं ना ज़रा। देखें, इस शोबिज़ की दुनिया में ये बड़ी एक बेवफा दुनिया है। इसमें बहुत सारे स्कैंडल्स बनते रहे। हम जब पीटीवी एक ही चैनल था तो उस ज़माने में क्रेज़ होता था लड़कियों का कि एक्ट्रेस के साथ हम फ़ोटो बनवा लें या उनके साथ हम घूमें फिरें। तो उस ज़माने में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए थे जो आज तक हो रहे हैं, लेकिन ये कि इतना सीरियस नहीं लेते हम लोग। अच्छा, यानी कि आपने सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को। आपने किसी को बोला ये तो बताएं। हाँ, मैंने किसी ज़माने में किसी को कहा था, लेकिन ये कि कहने से कुछ नहीं होता। जब तक इंसान अमली ज़िंदगी में कदम नहीं रखता तो वो चीज़ें हासिल नहीं होती। शादी उससे नहीं हुई? ना, शादी तो मेरी हो चुकी थी जब मैं शोबिज़ की दुनिया में आया, और शादी का तो ख़्याल था ही नहीं, मेरे वहम गुमान में नहीं था कि किसी शोबिज़ की लड़की से या किसी फ़ैन से शादी करूं। शादी तो एक ही थी जो हमने कर ली थी। लेकिन आई लव यू किसी और को बोला? नहीं, ये शोबिज़ की दुनिया में ऐसा होता रहता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं और क्या करते हैं? माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। ज़िंदगी का सफ़र जारी और सारी है, और इंशाल्लाह आगे देखें क्या होता है। अच्छा, बच्चों में किसी में ये है फ़न के वो भी एक्टिंग की तरफ आए? अभी उनको पढ़ने की तरफ उनकी ज़्यादा एक है, तो अभी पढ़ रहे हैं। जब उनका मूड हो तो करेंगे। अपने मूड से करेंगे, अपनी मर्ज़ी से? जी हाँ, जी हाँ। चूँकि किसी को ज़बरदस्ती ये कहना कि आओ एक्टिंग करो, ये करो, वो करो,
वो एक अच्छा नहीं लगता जब तक कि खुद में कोई कॉन्फिडेंस पैदा हो और वो लगन और शौक़ पैदा हो। अच्छा, आपने ये सोजरो नाम का आपका यूट्यूब चैनल है और मैंने देखा कि उसमें माशाल्लाह जितने भी पुराने अदाकार हैं वो आप उनको लेकर आए, आप नए अदाकार बहुत ही कम लाएं, तो उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो नए एक्टर्स हैं, जो आजकल के जो एक्टर्स हैं, वो इतने टैलेंटेड नहीं है। टैलेंट है उनमें, लेकिन उनको ट्यूनिंग की ज़रूरत है, उनको सिखाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास अभी टाइम नहीं है ना। हम एक शॉर्ट फिल्म की शूट के लिए जाएं, 4 घंटे में एक फ़िल्म शूट होती है, तो हम अब उनको समझाएंगे या हम अपनी फ़िल्म को शूट करेंगे? तो इस वजह से मैं वो जो हमारे साथ काम किया करते थे लोग, जो एक्टर्स, उनको ज़्यादातर हम अपने साथ रखते हैं। यानी कि ये टिकटॉक है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये चैनल्स हैं, ड्रामाज होते हैं इन पे, तो उनसे ज़्यादा यहाँ पे लोग ज़्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं, और इसकी आगे क्या अहमियत होगी, कहाँ तक ये जाएगी सोशल मीडिया? देखें, आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का ही दौर है। आप अपना चैनल ही देख लें, ये भी सोशल मीडिया पे है। तो जो बड़े टीवी चैनल्स का दौर था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अब लोगों का जो माइंड सेट है वो अब सोशल मीडिया के ऐप्स पे चला गया। जिस तरह यूट्यूब है, फेसबुक है, फेसबुक का पेज है, स्मैकडाउन एक ऐप है जी, और ये टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो अब लोगों का जो माइंड सेट है, चूँकि इन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती सिवाय यूट्यूब के। तो जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे और आपको फ्री हैंड मिलेगा तो आप बहुत कुछ कर सकोगे जी। इस वजह से लोग जो है इसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। और ये मैं दिल से कह रही हूँ, इतनी खुशी और जितना डर था आपके साथ मुझे कि आप एक लेजेंड है और आपके साथ मुझे मौका मिला कि आपका इंटरव्यू ले सकूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ा एजाज़ है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, जो है हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, आप इनको कोई पैगाम देना चाहेंगे या कोई अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस देना चाहें जो हम सबके लिए कारआमद हो, तो कोई इस तरह की कोई एक्सपीरियंस है तो वो बता दें। मैं हमेशा जो एक मैसेज होता है वो अपने चाहने वालों को या जो देखने वाले हैं उनको ये देता हूँ कि वो हम एक्टर्स डायरेक्टर्स को देख के कतन ये कोशिश ना करें कि उनको भी हमारे जैसा बनना हो, क्योंकि इसमें हमारी 20, 25, 30 साल की मेहनत होती है। तो बजाय वो मेहनत आप 25 और 30 साल इस पे लगा लें, तो इससे बेहतर है कि आप अपनी स्टडी को टाइम दें और अपने सूबे में, जिस सूबे में आप रहते हैं उसकी खिदमत करें, इस मुल्क की खिदमत करें और अपनी जो एजुकेशन है वो अपने सूबे और अपने मुल्क की खिदमत में लगाएं। तो इससे बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता दुनिया में। जी नाज़रीन, असलम भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी ज़िंदगी के नशेब फराज जाने, इनका स्ट्रगल हमने देखा और ये आसान नहीं है। आज जो इनका ये पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है कि इस तरह ये आसान नहीं है कि आप आएँ और असलम भुट्टो बन जाएं। बहुत सारे साल इन्होंने अपने स्ट्रगल के गुजारे हैं और मेहनत की है और आज जाके उनको ये मकाम मिला है। तो आप भी मेहनत कीजिए, लगन से अपना काम कीजिए और इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ताशफीन मेमन को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।